डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का जो पेपर होने वाला है उसी पर आधारित एक सैम्पल पेपर है, जिसमें जो भी क्वेश्चन है या पीछे वो किसी भी पेपर में या पॉलिटेक्निक के पेपर में पूछा गया है या आगे आने की संभावना है। तो आइए देखा जाए मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ योर पेपर पॉलिटेक्निक 2020 पॉलिटेक्निक 2020 के पेपर पर जो महत्वपूर्ण गणित का जो सेक्शन होता है उस पर आधारित 20 क्वेश्चन देखा जाएगा। आइए शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक डायग्राम है। दिए गए चित्र में x डिग्री x और y डिग्री का मान बताओ। x डिग्री और y डिग्री का मान बताओ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम दिया है और पूछ रहा है कि x डिग्री और y डिग्री का मान कितना होगा उसको बताना है। तो आइए देखा जाए, ग्राफ बना लिया जाए। जो डायग्राम इसका बन रहा है फिगर की सीधा आधार पर बन रहा है उसको देख लिया जाए। यह आपका एक वृत्त है, ठीक है, इसको सर्किल समझिएगा। यह वृत्त है, यह वृत्त है और वृत्त में एक चतुर्भुज बनाया है, जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक चतुर्भुज बना है, कुछ इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना है और इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे जैसे एक कोण का मान है y डिग्री, यहाँ पे एक कोण का मान है x डिग्री, यहाँ पे एक कोण का मान है 60 डिग्री और यहाँ पे एक कोण का मान है 50 डिग्री। ठीक है, x डिग्री, y डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री मान दिया है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 30 डिग्री, y बराबर 50 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है x बराबर 50 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री। और चौथा ऑप्शन दिया है x बराबर 120 डिग्री और y बराबर 130 डिग्री के बराबर। दिया गया सवाल कुछ इस प्रकार से है, पूछ रहा कि x और y का मान बताइए, जबकि यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जो हमारा वृत्त है। वृत्त के अंदर क्या है? एक चतुर्भुज बन रहा है। अब पूछ रहा है कि x और y का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो सेक्शन है यह अर्धवृत्त का सेक्शन है, जिसे सेमी सर्किल कहते हैं। यहाँ भी एक सेमी सर्किल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ भी क्या है? अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की प्रॉपर्टी होती है, अगर अर्धवृत्त चतुर्भुज या त्रिभुज के किसी भी सेक्शन पे बन रहा है तो वहाँ जो अर्धवृत्त के जो यह सेक्शन है, यह जो वर्टिसेस है या शीर्ष है, देखिए कितने शीर्ष है यहाँ पर, A, B, C और D, 4 शीर्ष है। तो सेमी सर्किल या अर्धवृत्त में यह प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। कब? जब यहाँ पे ये अर्धवृत्त या सेमी सर्किल का यह चाप बने। ठीक है, यहाँ भी अर्धवृत्त का चाप बन रहा है, यहाँ भी अर्धवृत्त का चाप बन रहा है। ठीक है, अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी अर्धवृत्त पर अध्यारोपित है तो हम कह सकते हैं कि आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो x डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x डिग्री बराबर हो जाएगा
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री के बराबर। ऐसे y के केस में क्या होगा, y प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री के बराबर। हमारा जो यहाँ मान आया x का मान 120 डिग्री और y का मान है 130 डिग्री। तो जो दिया गया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी की सही आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है यह आपके किसी भी लास्ट ईयर पॉलिटेक्निक के पेपर में या मैथ सेक्शन में किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछा गया है और इनकी संभावना आगे आने वाले पेपर में आने की अधिक होती है। तो इसको ध्यान से समझते जाइए, इसका नोट्स बनाते जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्या कह रहा है कि 2/x प्लस 5/y बराबर 1 है और 60/x माइनस 20/y बराबर 13 है। तो x और y का मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है। x और y का मान क्या होगा, यह समीकरण दिया गया है। इस समीकरण के आधार पर हमें x और y का मान बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 4,10, दूसरा ऑप्शन है 10,4, तीसरा ऑप्शन है 1/4,5 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, हर ऑप्शन में 2 नंबर हैं। 2 नंबर इसलिए हैं क्योंकि पहला नंबर x का है, x के मान को बताएगा, दूसरा नंबर y के मान को बताएगा। तो देखिए यह जो है ये एक सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा के समीकरण में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जितनी भी अज्ञात राशि है उतने समीकरण होते हैं तो हम उसको हल करते हैं और हल करने पर जो अज्ञात राशि है उसका मान निकल जाता है। तो यहाँ 2 तरीका है इसको हल करने का। पहला तरीका ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि x का 1/x का जो गुणांक है इस x पे 1/x के गुणांक के बराबर कर दें, गुणा करके। तो जैसे अगर यहाँ 2 है तो 30 से गुणा करेंगे तो यह 30 दूना 60x, 60/x, यहाँ भी 60/x, घटाने पे यह कैंसिल हो जाएगा। या y के गुणांक को बराबर करें तो यहाँ माइनस 20/y है तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 20/y, 20/y माइनस 20/y जोड़ देंगे, क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, x और y का मान पता चल जाएगा। ये तो हो गया ये तब के लिए जब हमारे पास समय काफ़ी ज़्यादा हो इसको हल करने के लिए, उस केस में। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका दिए गए विकल्प से हम हल करेंगे। ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने पे क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए, देखेंगे तो पहला ऑप्शन x का क्या है, x का मान 4 और y का मान 10। तो 2/4 प्लस 5/10, तो 2/4 यानी 1/2 प्लस 1/2, 1 के बराबर, और यह क्या है 1 के बराबर, यानी पहला समीकरण है जो उस मान को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा देखा जाए 60/4 माइनस 20/10 बराबर 13 आना चाहिए। तो कितना आएगा 60/4 कितना हो गया 15 और माइनस 2 13 के बराबर। ठीक है, तो यानी पहला समीकरण संतुष्ट कर गया। तो जरूरी नहीं है कि हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाए, पहला ही ऑप्शन दिए गए समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। हम एक ऑप्शन और लेके चेक कर सकते हैं। दूसरा देखिए तो 2/10 प्लस 5/4 ये 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। ऐसे 1/4 रखेंगे 8 हो गया, 5 8 1 9 नहीं होगा। तो यानी जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए है जो वह सही आंसर है दिए गए सवाल का कि 2/x प्लस 5/y बराबर 1, 60/x माइनस 20/y बराबर 13 है। तो x और y का मान क्या होगा, तो जो x और y का मान होगा वह ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यह लॉगरिथम पे आधारित है। क्या कह रहा है कि log आधार 4, फिर कोष्टक में log आधार 4,
फिर कोष्टक में log आधार 4 यहाँ 64 का मान हमें बताना है। ठीक है, दिए गए लॉगरिथम का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, इसको बताइए। ए का मान दिया है 1/2, ए ऑप्शन है। बी है 1/4, सी है 1 और डी है 0। ठीक है, दिया गया जो यह लॉगरिथम है, अब इस लॉगरिथम का हमें मान हल करके बताना है कि मान इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व किया जाए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर log की वैल्यू है उसको हल किया जाए। अब धीरे धीरे इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर सबसे बाहर जो है इसको सबसे लास्ट में हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए log 4 यह क्या है 64। ठीक है, अब log में एक फार्मूला होता है उसको देख लीजिए। log आधार ई m के पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ठीक है, पहला फार्मूला यह हो गया। दूसरा फार्मूला होता है कि log आधार m और मान m का निकालना हो तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, और एक log का फार्मूला और होता है log e आधार 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी आधार पे log 1 का मान निकालेंगे वह 0 के बराबर होगा। ये 3 फार्मूले आप याद रखिए, ऐसे सवालों को आप तुरंत हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो यह log 4 हो गया, log 4। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और यह 4 हो गया। ठीक है, यह 4 हो गया तो इसको अंदर कर दिया जाए। ठीक है, इसका जो लास्ट ऑप्शन है पांचवा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब log m के पावर n, log m के पावर n क्या होगा, n log m के बराबर। तो यह हो गया log 4 log आधार 4, यह 3 हो जाएगा, फिर log आधार 4 वैल्यू 4, इसका मान बताना है। तो समान आधार पे समान वैल्यू log के लिए क्या होगा, 1 के बराबर। यहाँ देखिए आधार m है और वैल्यू m का भी निकालना है, तो समान आधार और समान वैल्यू के लिए log का मान क्या होता है, 1 के बराबर। तो यह क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। अब यह 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 कम 3 रह जाएगा। तो यह हो गया log आधार 4 log 3 यह 4 के बराबर। जो log 3 का मान होता है यह आपका, अब इसको जब हम हल करेंगे यह वैल्यू टोटल वैल्यू जो होगा वह log 3 की वैल्यू 0.4771 होता है। अब जब log आधार पे 4 निकालेंगे तो यह मान क्या होगा, यह मान हमारा दशमलव में आएगा, जो कि पांचवा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। एक मॉडल पेपर इसको समझिए या सैंपल पेपर समझिए, पेपर के पहले पेपर, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में कराए जा रहे हैं, और इन सब टॉपिक पे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है आपके पेपर में। इन सब टॉपिक पर पहले क्वेश्चन आ चुका है या आगे आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 के पावर 0 इंटू 25 के पावर -3/2 -5 के पावर -3 का मान बताओ। ठीक है, मान बताओ। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 5 के पावर -3/2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 35। ठीक है, सवाल समझ में आया। सवाल क्या कह रहा है, यह आपका 5 के पावर -3/2 है,
5 के पावर -3/2 और यह 7 है। 5 के पावर -3/2 और यह 7 है। सवाल कह रहा है कि 7 के पावर 0 इंटू 25 के पावर -3/2 -5 के पावर -3 का मान क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन है 7 के पावर 0 गुणे 25 के पावर -3/2 -5 के पावर -3। किसी भी संख्या के घात 0 हो उसका मान 1 होता है, हमें पता है। तो इसको हम 1 के बराबर लिख देंगे इंटू, अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के पावर -3/2 -5 के पावर -3। घात का घात क्या है, आपस में गुणा हो जाता है। 5 के पावर 2 गुणे -3/2, ठीक है, -5 के पावर -3। अब यह देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 के पावर -3 -5 के पावर -3। इसको हल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। यह आ जाएगा आपका 0 के बराबर। अच्छा सवाल है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी के बराबर होगा, 0 के बराबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब ट्रिकी सवाल है और आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादा ट्रिकी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, टाइम कम होता है और उतने टाइम में काफ़ी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना रहता है। तो उसमें ट्रिकी सवाल आने के चांसेस अधिक होते हैं, जिसमें थोड़ा सा आप सोचने के लिए मजबूर रहें और समय आपका कम लगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, यह एक सरल रेखिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5, 8x - 3y बराबर 1 और 34x - 3y बराबर 14 हो तो x और y का मान बताओ। y का मान बताओ, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है 1/3 कामा 1, दूसरा है 1/2 कामा 1, तीसरा है 1/2 कामा -1 और चौथा है -1/2 कामा 1, ठीक है। यह 4 ऑप्शन है और कुछ समीकरण, सरल रेखीय समीकरण इस प्रकार से हमें दिया है, जिसमें 2 अज्ञात राशि है। तो हमें पता है कि जितनी भी अज्ञात राशि है, अगर हमारे पास उतने समीकरण हैं तो हम क्या करते हैं, आसानी से उसको हल करके मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान निकालने के लिए, अब इसके पहले था जैसे सवाल में था कि एक सरल रेखीय समीकरण का सवाल था, तो हमारे पास एक ऐसे ही समीकरण दे दिया और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया, एक्स और वाई का मान पूछ दिया था। यहाँ पे देखिए अगर या वहाँ पे क्या था, वह पूर्ण संख्या थी, पूर्णांक में था, यहाँ भिन्न में है। अगर हम डायरेक्ट मान रख के हल करना चाहें तो हमारा समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो हर प्रकार के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऑप्शन से हल करना चाहें करने को तो कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा और हमारे कंपटीशन के पेपर में महत्वपूर्ण फैक्टर टाइम का रहता है। टाइम समय बचा पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हम बचा हुआ समय आगे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो देखा जाए कि यह समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण क्या है, 8x - 3y बराबर 1 और दूसरा समीकरण दिया है 34x - 3y बराबर 14। तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो y का जो गुणांक है पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में, दोनों का y का गुणांक क्या है, बराबर है। अगर y का गुणांक बराबर है तो हम क्या करें, सिंपल जोड़ दें या घटा दें, उसके चिन्ह के अनुसार हम क्या करेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर, ठीक है, घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया। अब -34x + 8x क्या होगा, -26x के बराबर और यह हो जाएगा -13। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 13/26, 13/26 बराबर 1/2। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि जैसे अगर इस प्रकार के सवाल में
एक कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जैसे इनमें से कोई नहीं, चौथा जो ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, एक मान जो हम मान निकाले हैं x बराबर 1/2, उससे हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ऑप्शन को हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 बी और सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि क्योंकि दो ऑप्शन में x का मान 1/2 1/2 के बराबर है, तो अर्थात हमें y का भी मान निकालना होगा। तो y का मान निकाल के हम इसको रख लें तो देखिए यह जो x का मान 1/2 है, समीकरण इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। समीकरण 1 से 8 गुणे 1/2 माइनस 3y बराबर 1, ठीक है। तो 8 गुणे 1/2 यानी यह 4 हो जाएगा, तो माइनस 3y बराबर 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 बराबर क्या होता है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1/2, y बराबर 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अच्छा सवाल है। और रेखीय समीकरण पर हर बार सवाल 1 से 2 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है, सवाल आसान होता है। बस आपको यह देखना है क्या डायरेक्ट ऑप्शन के मान को रख के समीकरण में हम मान निकाल सकते हैं, या हो सकता है थोड़ा बहुत गुणा भाग हमें करना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह 5 महत्वपूर्ण सवाल आपके मैथ सेक्शन से जो पॉलिटेक्निक के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, या इसी आधार पर इसी टाइप का सवाल आता है, बस थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर चेंज हो जाता है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार से हम सवाल को हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी अच्छा सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4, 6, 2, -2 और 0, 2 हो तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। सवाल पहले लिख लिया जाए। यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष यानी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, शीर्ष के निर्देशांक 4, 6, 2, -2 और 0, 2 हो तो इसके केंद्रक, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, इसके केंद्रक का मान क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 2, 2, दूसरा ऑप्शन है -2, 2, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और चौथा है 2, 3। यह ऑप्शन ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, या डी हो गया, ठीक है। सवाल एक बार समझ लीजिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। एक त्रिभुज के जो 3 शीर्ष होते हैं जिसे वर्टिसेस कहते हैं, उसका जो निर्देशांक है यानी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी है, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो तीनों वर्टिसेस का, तीनों शीर्ष का है, 4, 6 एक का है, दूसरे का 2, -2 है, तीसरे का 0, 2 हो है, तो उस त्रिभुज के केंद्रक का मान बताइए या केंद्रक की स्थिति बताइए, कितने पॉइंट पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है 2, 2, दूसरा है -2, 2, तीसरा 1, 2, चौथा है 2, 3। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र, ठीक है। x मान लीजिए जो त्रिभुज का केंद्रक है उसका जो निर्देशांक है उसका x, y है, तो x बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटे 3, और y बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटे
3 के बराबर। ठीक है, ये 3 के बराबर होगा। अब देखिए x1 x2 x3 क्या है इसको समझ लीजिए। तो जो हमारा 3 वर्टिसेस दिया है त्रिभुज के, पहला दिया है 4, 6, दूसरा दिया है 2, -2 और तीसरा दिया 0, 2, 0, 2 कुछ इस प्रकार से दिया है। तो देखिए जो 4, 6 है यह x1 y1 का मान है और 2, -2 x2 y2 का मान है और यह x3, y3 का मान है। ठीक है, दो निर्देशांक पॉइंट दिया है, तो पहला एक x एक्सिस के लिए, दूसरा y एक्सिस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सवाल में जब x का मान निकालेंगे, जो केंद्रक का निर्देशांक है, तो x1 + x2 + x3/3, तो x1 का मान 4, x2 का मान 2 और x3 का मान 0, तो हो जाएगा 4 + 2 + 0/3। फार्मूले से कितना हो जाएगा 6/3, 6/3 यानी 2 के बराबर। ऐसे y निकाल लीजिए, y बराबर होगा y1 + y2 + y3/3, तो y1 का मान 6, y2 का -2 और y3 का 2, तो कितना हो जाएगा 6 ± -2 और फिर +2/3, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 6/3 यानी 2। ठीक है, तो जो हमारा जो सेंट्रॉइड आ गया, जो केंद्रक होगा तीनों पॉइंट का, त्रिभुज का जो केंद्रक होगा जिसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा 2, 2 के बराबर होगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए देखिए 2, 2, ऑप्शन बी है -2, 2, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 2, 3। तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए 2, 2 के बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के फार्मूले, 2 पॉइंट से 2 पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण और स्लोप से संबंधित सवाल, समांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी, 2-3 बिंदु कोलिनियर हो, संरेखीय हो, इन पर सवाल आता है और आगे हम लोग उस पर सवाल देखेंगे। हर टॉपिक पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो परसेंटेज होता है आपके पेपर में वह अच्छा खासा होता है, तो उस पर भी आधारित सवाल को देखा जाएगा और उसको कैसे हम आसानी से टिप्स के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, अपने समय को बचाते हुए सही आंसर कैसे लाया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यह ट्रिग्नोमेट्री पर त्रिकोणमिति पे आधारित है। इसको देखिए क्या कर रहा है, tan 15 डिग्री का मान बताइए। tan 15 डिग्री का मान क्या होगा? अच्छा सवाल है। या तो इसका 2 तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको रट जाइए, या कैसे सॉल्व किया जाता है उसको डिस्कस किया जाएगा, या ऑप्शन सी हो गया 1/2 कड़ी में 3 और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए tan 15, tan 30 का तो मान हमें मालूम है। tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/3 में 3। tan 30 का मान होता है 1/3 में 3। और एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा या जानते होंगे, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a के बराबर। a के बराबर, a के जगह हम क्या रख दें 15 डिग्री, a के जगह 15 डिग्री रख देंगे, तो यह हो जाएगा tan 30 बराबर 2 tan 15 बटे 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, tan 30 का मान कितना 1/3 में 3, 2 tan 15 और tan 15 की जगह हम क्या मान लें, माना tan 15 डिग्री बराबर x। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बार बार tan 15 डिग्री लिख रहे हैं वो नहीं लिखना होगा और जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2x अपान 1 - x स्क्वायर यह समीकरण बन जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 13 का गुणा करने पर यह आ जाएगा 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3x। ठीक है,
या यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो इसका मान आएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b²। b² यानी 2 दूना 4 3 12। अब माइनस माइनस प्लस 4ac 4/4a 4 के बराबर यह हो गया। ठीक है, कितना हो गया यह -2, 3 प्लस माइनस √16 यह हो जाएगा आपका। इसको इधर सॉल्व कर लिया जाए तो यह x बराबर आ जाएगा -2, 3 प्लस माइनस √16/4। ठीक है, √16 क्या हो जाएगा 4 के बराबर, तो -2, 3 प्लस माइनस 4/4। एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस ले लें, प्लस लेने पर यह हो जाएगा -2, 3 प्लस 4/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 प्लस √3 के बराबर। यह आ जाएगा 2 प्लस √3 के बराबर, 2 प्लस √3, यानी जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पेपर में आ रहा है तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि टेन 15 डिग्री का, कास 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का मान आप याद रखिए। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। यह 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके पेपर में पिछले साल आए हुए हैं या आगे आने की संभावना अधिक है। तो इसको समझते जाइए, इसका नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए और कौन सा संबंधित फार्मूला यूज़ हो रहा है फार्मूले को भी दिमाग में रखिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 11 है। दो संख्याओं का योग 11 है। ठीक है, कोई दो संख्या जिनका योग कितना है 11 है, उनका गुणनफल उनका गुणनफल 30 है, तो संख्या होगी ऑप्शन ए देखिए 9,2, ऑप्शन बी 6,5, ऑप्शन सी 5,5 और ऑप्शन डी 5,8। ठीक है, यह सवाल है और उसके हमारे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। सॉल्यूशन देखिए, पहले सवाल को, इस प्रकार के सवाल को जैसे मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेक्शन का कोई भी सवाल आए, आप सवाल को 10 सेकंड का समय निकाल के उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें पहले यह पता चल जाए कि निकालना क्या है। अगर हमें यह समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है तो 30% सवाल हम पहले ही हल कर चुके हैं, क्योंकि अगर उससे संबंधित फार्मूला या उससे संबंधित कॉन्सेप्ट हम पढ़े होंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाएगा कि अगर इस प्रकार का सवाल है तो यह इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इस कॉन्सेप्ट पे हल करने के लिए यह फार्मूला यूज़ होगा। तो आइए सवाल को देखा जाए। दो संख्याओं का योग 11 है, उनका गुणनफल 30 है, तो संख्या होगी। इस प्रकार के सवाल को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव हल करना है, कोई आपको बोले कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका सलूशन भी बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन उसका दे रखा है और तुरंत आपको समय आपके पास कम है, तो वैसे भी आप हल कर सकते हैं। चूँकि हम जो पेपर देंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, तो हमें समय को बचाना है, टाइम को बचाना है, तो उसके आधार पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ऑप्शन से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, दो संख्याओं का योग 11 है, दो संख्याओं का योग 11 है, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 होगा, लेकिन उनका गुणनफल 30 है। 9 दूना 18, 30 नहीं हुआ, यह गलत हो गया। दूसरा देखिए 6 5 11 है,
अच्छा, पंजे 30, ये सही है। और देखिए कोई सही है, 5 और 5 10 होगा, 11 आना चाहिए, 8 5 13। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दिए गए सवाल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा सवाल था और मुश्किल से आप 5 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। वैसे समीकरण बना के हल करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, समय लगेगा, 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और समय हमारे पास इतना अधिक नहीं है कि 10 सेकंड के सवाल पर 5 मिनट का सवाल लगा के समय लगा के बाकी हम क्वेश्चन को छोड़ के चले आएँ। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्या कर रहा है कि दो समांतर रेखाओं 3x + 4y - 6 = 0 और 6x + 8y + 7 = 0 हो तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? अच्छा सवाल है, आइए देखा जाए। यह क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सवाल क्या है? दो समांतर रेखाओं क्या क्या दिया है? 3x + 4y - 6 = 0, 6x + 8y + 7 = 0 हो तो बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है 10/19 यूनिट यानी इकाई, 19/5 यूनिट, इंपॉर्टेंट सवाल है, 19/10 यूनिट, और डी है 19/2 यूनिट। ठीक है, अब सवाल समझिए। सवाल क्या रहा है? कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं यानी आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। जो पहला समांतर रेखा है उसका समीकरण है 3x + 4y - 6 = 0। जो दूसरा समांतर रेखा है उसका समीकरण है 6x + 8y + 7 = 0 हो तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? अब देखिए, लंबवत दूरी, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। सॉल्यूशन, अगर हमारे पास दो समीकरण है, y = mx + c1 और दूसरा y = mx + c2 हो तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, लंबवत दूरी होगी, कैपिटल D = mod of c1 - c2 बटे √1 + m², √1 + m²। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको हल कराया जाए। तो देखिए, इसी फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी दो रेखा के बीच का लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको y के फॉर्म में बदलें तो क्या हो जाएगा? 4y = -3x + 6 या y = हो जाएगा -3/4x + 6/4। समीकरण 1 हो गया। दूसरे समीकरण को देखिए, 8y = -6x - 7 या y = हो जाएगा -6/8x - 7/8। ये समीकरण 2 हो गया। अब तुलना करने पर देखिए C1 क्या आ जाएगा? तुलना करने पर C1 का मान आ गया 6/8 और C2 का मान कितना हो गया? -7/8 और M का मान कितना हो जाएगा? M बराबर आ जाएगा -3/4। M बराबर आ जाएगा -3/4। क्यों? क्योंकि y = mx + c1, y = mx + c2। तो हमें x का भी मान पता चला, c1 का मान पता चल गया, c2 का मान पता चल गया और m का भी मान पता चल गया। तो जो आपको फार्मूला बताया गया था, किसी भी पैरेलल रेखा के बीच का जो लंबवत डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो होता है mod of c1 - c2 / √1 + m² के बराबर। तो इसको देख लिया जाए।
अब देखिए, अगर हमें डिस्टेंस बताना है, लंबवत दूरी बताना है, तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2, तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 यानी 6/8 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7/8, ठीक है। C1 ये 6/4 होगा, सॉरी ये 6/4 होगा, तो यह हो गया 6/4 प्लस 7/8 √1 प्लस m स्क्वायर। एम का मान कितना है -3/4 का स्क्वायर। तो इसको हल किया जाए तो देखिए, इसको हल करेंगे तो यह 12 7 19/8 आ गया, ऊपर प्लस में है तो मॉड से कोई मतलब नहीं। मॉड का मतलब ये है कि मॉड के अंदर की अगर वैल्यू माइनस है तो वह प्लस के बराबर बाहर आएगी, तो 19/8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका √16 प्लस 9/16, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा आपका 19/8 गुणे 4/5, 4 दूना 8, यानी जो मान आएगा आपका वह मान आ जाएगा 19/10 के बराबर, 19/10 यूनिट के बराबर। यह डी का मान आ गया। पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 19/10 यूनिट। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। A no important question, sample paper from the topics of mathematics, from the section of mathematics, जो कि इस पैटर्न पर या इस सवाल पर आधारित थोड़ी सी वैल्यू बदल कर या मान को थोड़ा सा चेंज करके आपके पेपर में कभी न कभी यह सवाल पूछा गया इस टॉपिक पर, इस आधार पर इससे मिलता जुलता। तो 9 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हर क्वेश्चन के आधार पर उसी से मिलता जुलता आपके वो पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि √1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स का मान होगा, ठीक है। यह त्रिकोणमिति का सवाल है और अच्छा सवाल है। मान होगा, ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है sec x प्लस 10x, दूसरा कह रहा है sec x माइनस 10x, तीसरा कह रहा है sec x इंटू 10x और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा सवाल है। √1 प्लस साइन एक्स अपन √1 माइनस साइन एक्स, तो कभी भी रूट में या हर की जो संख्या होगी 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 माइनस कास एक्स अपन 1 प्लस वो कास एक्स हो, तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है, अगर बीच में जो हर वाली संख्या है अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस के रूप में लिख देंगे, अगर माइनस के रूप में है तो प्लस के रूप में लिख देंगे, यह इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो सॉल्यूशन देखिए, हर और अंश में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स के बराबर। अब ऊपर देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे जो है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, अगर दोनों के बीच चिन्ह का गुणा का हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? एक आइडेंटिटी सरसमिका होती है जिसे फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब इसको हम देखिए लिख सकते हैं, इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और यह अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। और कॉस स्क्वायर एक्स का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स के बराबर, कॉस एक्स के बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। अगर हम इसको अलग अलग लिख दें, 1 बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटा कॉस एक्स क्या होगा? सेक एक्स के बराबर, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा? टेन एक्स के बराबर। यानी आंसर जो आ गया वह सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बराबर। जो आंसर हमारा आ गया वह आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बराबर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो यह हो गया महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक पेपर के पर आधारित सैंपल पेपर या मॉडल पेपर, इसे समझ लीजिए। इस टॉपिक पर, इन 10 टॉपिक पे आपका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। बाकी जो मैथ का पार्ट 2 है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, तथा पॉलिटेक्निक के जितने भी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उसको पार्ट वाइज हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैथ पार्ट 1 हो गया, इसके बाद मैथ पार्ट 2 होगा, फिर मैथ पार्ट 3 होगा, फिर मैथ पार्ट 4 होगा, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट 1 होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट 2 होगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग टेक्निकल पे, तो टेक्निकल थ्योरी पार्ट 1, टेक्निकल थ्योरी पार्ट 2, टेक्निकल थ्योरी पार्ट 3 पे ऐसे ही जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी।